Hello and a wonderful morning to all the students. I hope you guys are doing fine and enjoying the virtues of learning. So, let us start our today's class with the explanation of Cambridge Cash Balance Approach. जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच, फिशर का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को हमने एक्सप्लेन किया था, जिसमें फिशर के दृष्टिकोण को हमने समझाया था और ट्रांजैक्शन अप्रोच के बारे में पढ़ा था. नाउ वी विल लर्न अबाउट द कैम्ब्रिज इक्वेशन. As an alternative to Fisher's quantity theory of money, Marshall, Pigou, Robertson, Keynes, and a few more economists at the Cambridge University formulated the Cambridge cash balance approach. Fisher's transactions approach emphasized the medium of exchange functions of money. On the other hand, the Cambridge cash balance approach was based on the store of value function of money. मुद्रा परिमाण सिद्धांत के क्रय विक्रय दृष्टिकोण, जो कि फिशर के विनिमय समीकरण में निहित है, का अध्ययन हमने लास्ट वीडियो में किया. यह दृष्टिकोण अमेरिका में बहुत लोकप्रिय था या अभी भी है, हम कह सकते हैं. मुद्रा परिमाण सिद्धांत का एक अन्य दृष्टिकोण इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों जैसे कि मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन, कीन्स आदि ने प्रस्तुत किया, जिसे हम नकद राशि दृष्टिकोण कहते हैं. इस सिद्धांत को एक समीकरण द्वारा प्रकट किया जाता है, जिसे कैम्ब्रिज समीकरण या कैम्ब्रिज की इक्वेशन कहा जाता है. According to cash balance approach, the demand for money and supply of money determine the value of money. This approach considers the demand for money and supply of money at a particular moment of time. Since at a particular moment the supply of money is fixed, it is the demand for money which largely accounts for the changes in the price level. As such, the cash balance approach is also called the demand theory of money. जब हम मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में नकद राशि दृष्टिकोण को अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें मुद्रा की पूर्ति एवं मुद्रा की मांग दोनों चीज़ों का एक साथ अध्ययन किया जाता है और यह एक निश्चित समय अवधि के लिए समझा जाता है. यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि मुद्रा की पूर्ति को हम स्थिर मानते हैं और सामान्य कीमत स्तर में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम मुद्रा के मांग में परिवर्तन के फलस्वरूप समझते हैं. इसलिए इस नकद राशि दृष्टिकोण को हम मुद्रा का मांग सिद्धांत भी कहते हैं. इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द डिमांड थ्योरी ऑफ मनी ऑल्सो. Now, we will look into the various equations given by the Cambridge economists. Here, we are taking the first economist, that is Marshall, and he has given his equation in the form of MV is equals to KPY. Very famously known as, explained as P is equals to M upon KY. यहाँ हम देखेंगे M is indicating the supply of money. Here it is including currency plus demand deposits. P is indicating the price level. Y is the aggregate real income. And K is the fraction of the real income which the people desires to hold in the form of money. कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा के संचलन वेग को भी डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है. इसमें मुद्रा के संचलन वेग को सभी क्रय विक्रय के लिए नहीं लिया जाता, बल्कि केवल अंतिम पदार्थों के व सेवाओं के क्रय विक्रय या खरीद के लिए लिया जाता है. इसमें आय संचलन वेग होता है, इसलिए यहाँ पर हम इनकम वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन को लेते हैं. और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें इन अल्फ़ाबेट्स को हम
किस रूप में हिंदी में एक्सप्रेस करेंगे वो भी है। कैम्ब्रिज समीकरण में आय संचलन वेग की धारणा का अर्थ है कि किसी वर्ष में मुद्रा कितनी बार अंतिम पदार्थों व सेवाओं की खरीद के लिए प्रयोग की जाती है। मुद्रा के शेष सभी क्रय विक्रय के लिए प्रयोग को ध्यान में नहीं लिया जाता, परंतु आय संचलन वेग के अतिरिक्त कैम्ब्रिज समीकरण के जन्मदाताओं ने एक भिन्न रूप से भी मुद्रा के प्रयोग पर विचार किया। अपने मुद्रा सिद्धांत में उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया है कि देश की जनता अपनी राष्ट्रीय आय का कितना अनुपात नकद मुद्रा के रूप में रखती है। How much proportion of national income the people of a country wants to keep in money or cash balances। इस प्रकार कैम्ब्रिज समीकरण में लोगों के आर्थिक व्यवहार को विश्लेषण के अंतर्गत लाया जाता है। यदि राष्ट्रीय आय का वह अनुपात, मान लीजिए, जो समाज मुद्रा अथवा नकद के रूप में रखना चाहता है, उसे हम के द्वारा व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर जो के है वो क्या है? इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द रियल इनकम विच द पीपल डिज़ायर्स टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। बाकी सारे एम है मुद्रा की पूर्ति की मात्रा, पी है कीमत स्तर, वाई है एग्रीगेट रियल इनकम। हमने यहाँ पर वाई का इस्तेमाल किया है या प्रयोग किया है मार्शल ने अपनी समीकरण में। यहाँ पर हम एक बिंदु ध्यान देने का यह भी है कि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने वस्तुओं पर जो क्रय विक्रय माना वह अंतिम वस्तुओं को ध्यान में लिया, ना कि मध्यवर्ती वस्तुओं में। जैसे कि फिशर ने लिया था, जो हम टी से एक्सप्रेस करते थे उसमें क्रय विक्रय शामिल था मध्यवर्ती एवं अंतिम दोनों वस्तुओं पर, लेकिन कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने इसको एक्सटेंसिव फॉर्म दिया और हमने इसको वाई के रूप में एक्सप्रेस किया, क्योंकि वॉट एवर इज, जो भी हमने खर्च किया, वॉट एवर इज बीन मेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर इज फाइनली योर इनकम विच इज़ जनरेटेड लेटर ऑन। तो इसी रूप में हमने यहाँ पर इसको एग्रीगेट रियल इनकम से समझा है। अब देखेंगे हम द प्राइस लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मनी सप्लाई, द प्राइस लेवल इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द aggregate real income and the proportion of the real income which people desires to keep in the form of money। कीमत स्तर सीधे रूप से संबंधित है या आनुपातिक संबंध स्थापित करती है मुद्रा की पूर्ति से। कीमत स्तर का विपरीत अनुपातिक संबंध है समग्र वास्तविक आय और उस भाग से जो लोग, राष्ट्रीय आय का वह भाग जो लोग नकद के रूप में रखना चाहते हैं। एम एंड वाई आर बीइंग कांस्टेंट, हमने एम और वाई को यहाँ पर स्थिर माना है। विद द इंक्रीज इन के प्राइस लेवल फॉल्स एंड विद द डिक्रीज इन के प्राइस लेवल इंक्रीजेज। के एंड वाई रिमेनिंग अनचेंज्ड, मान लीजिए के और वाई भी फिक्स्ड हैं, स्थिर हैं, अपरिवर्तित हैं। If supply of money increases, price level rises, and if supply of money decreases, price level falls, क्योंकि we are having a direct proportional relationship between these two variables. Now we will look into the Pigu's equation. Pigu has expressed his equation of cash balance approach as P is equals to M upon KR, and we can say M is equals to KPR, where P is the general price level and 1 upon P is the purchasing power, because there is inverse relationship between these two. R is the total real income or the real resources. K is the proportion of real income held by the people in the form of money, and M here is the total money supply. Since money is held by the community in the form of cash and in the form of bank deposits also, तो इसलिए हम यहाँ देखेंगे कि पीगू ने भी मार्शल की तरह ही अपने नकद दृष्टिकोण को एक्सप्रेस किया, नकद राशि दृष्टिकोण को, और रियल नेशनल इनकम की अवधारणा को इसमें शामिल किया। फिर बिकॉज मनी सप्लाई is held by the community in the form of cash and bank deposits both, Pigou has extended his equation of cash balance. Pigou ने आगे हम अपनी इक्वेशन को एक्सटेंसिव फॉर्म दिया जो इस प्रकार है। यहाँ पर केवल ये बात ध्यान रखने की है
कि इस इक्वेशन में उन्होंने बैंक डिपॉजिट्स को भी शामिल किया, जिसे यहाँ पर आप देखिए स्मॉल सी, द प्रोपोर्शन ऑफ कैश विच पीपल कीप विद देम, ये तो करंट कैश है जो लोग अपने पास रखते हैं। 1 माइनस सी क्या है? द प्रोपोर्शन ऑफ बैंक बैलेंसेज हेल्ड बाय द पीपल, बैंक जमाओं का वह भाग है जो लोग अपने पास रखते हैं। एच क्या है? द प्रोपोर्शन ऑफ कैश रिजर्व्स टू डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द बैंक्स, या बैंकों के पास कैश रिजर्व्स और जमाओं का अनुपात है। According to Pigou, K was more significant than M in explaining changes in the purchasing power of money. पीगू के अनुसार K मतलब राष्ट्रीय आय का वह भाग जो नकद रूप में रखा जाता है, वह मुद्रा की पूर्ति के तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्रय शक्ति को जानने के लिए या मुद्रा के मूल्य को ज्ञात करने के लिए। This means that the value of money depends upon the demand of the people to hold money. इससे यह समझ में आता है कि मुद्रा की का मूल्य इस पर ज़्यादा निर्भर करता है कि लोगों की कितनी इच्छा है मुद्रा को अपने पास नकद रूप में रखने के लिए। Moreover, assuming K and R to be constant, the relationship between money supply and price level is direct and proportional. यहाँ पर भी पीगू के समीकरण में भी अगर हम K और R को स्थिर मान लेते हैं तो मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में सीधा और अनुपातिक संबंध होता है। Then we have Robertson equation. Robertson has explained his equation of cash balance in the form M is equals to KPT, where P is the price level, M is the money supply, T is the total amount of goods and services to be purchased during a year, K is the proportion of T which people wish to hold in the form of cash. रॉबर्टसन ने भी अपनी नकद राशि समीकरण को व्यक्त किया और उन्होंने भी यहाँ पर पी एम को दर्शाया। उन्होंने y के स्थान पर या r के स्थान पर, जो मार्शल और पीगू ने एक्सप्रेस किया, कैपिटल T का प्रयोग किया, जिसे उन्होंने क्या दर्शाया? वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय एक वर्ष में। According to Robertson's cash balance equation, P changes directly with M and inversely with K and T. उन्होंने भी यही स्थापित किया निष्कर्ष कि सामान्य कीमत स्तर या कीमत स्तर मुद्रा की पूर्ति से सीधा और अनुपातिक संबंध स्थापित करता है और T और K से विपरीत संबंध स्थापित करता है। Then we also have Keynes equation of cash balance approach. N is equals to PK, where N is the cash held by the general public, P is the general price level, or we can say the price level of consumer goods, K is the real balance or the proportion of consumer goods over which cash is kept. कीन्स ने भी अपने समीकरण की व्याख्या की और समीकरण को व्यक्त किया, जिसमें स्मॉल n से उन्होंने दर्शाया लोगों के पास जो नकद मुद्रा थी, P से उन्होंने दर्शाया कंज्यूमर गुड्स के लिए, उपभोग वस्तुओं के लिए सामान्य कीमत स्तर, और K क्या था? K कंज्यूमर गुड्स पर खर्च किया गया पैसा जो कि नकद रूप में रखा गया। Assuming K to be constant, a change in N causes a direct and proportional change in P. In other words, if the quantity of money in circulation is doubled, the price level will also be doubled, provided K remains constant. इन्होंने भी वही निष्कर्ष स्थापित किया जो मार्शल, पीगू और रॉबर्टसन ने किया था। अगर K स्थिर रहेगा तो N मतलब जो कैश आपने रखा हुआ है या जो मुद्रा की पूर्ति आपके पास अवेलेबल है, वह P से कीमत स्तर से सीधा और अनुपातिक संबंध स्थापित करती है। In order to include bank deposits in money supply, Keynes also extended the equation, and it is as follows. P is equals to
n upon k plus r k dash, where r is the cash reserve ratio of the banks and k dash is the real balance held in the form of bank money. यहाँ पर k और r, k dash एंड r का उन्होंने प्रयोग किया स्मॉल लेटर्स में, और इन्होंने इसको क्या समझाया कि r इज़ द कैश रिजर्व रेशियो ऑफ द बैंक्स. r क्या है? बैंकों का नकद जमा या नकद आरक्षित अनुपात है, और k वह मनी है या वह बैलेंस है जो कि बैंक्स अपने पास रखते हैं, बैंक मनी के रूप में रखा जाता है. अगेन k dash and r to be constant if you assume a change in n causes a direct and proportional change in p. Now we will look into the criticism and limitations of the cash balance approach. Here the first limitation is truism. यह सिद्धांत स्वयं सिद्ध सिद्धांत है. यहाँ पर यह मान लिया गया है हर इक्वेशन में, मार्शल की हो, चाहे पीगू की हो, रॉबर्टसन की हो या कीन्स की हो, यह मान लिया गया कि केवल मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है जिसका परिणाम कीमत स्तर पर पड़ता है, बाकी सारे चर स्थिर रहते हैं. जैसे कि हमने देखा k को हमने स्थिर माना, यहाँ पर y को स्थिर माना मार्शल की इक्वेशन में, पीगू की इक्वेशन में हमने r को स्थिर माना, k को स्थिर माना. तो यह स्वयं सिद्ध है, ऐसा अक्सर अर्थव्यवस्था में हमें नहीं देखने को मिलता. फिर हम कहें कि इस इक्वेशन में अर्थशास्त्रियों ने माना कि कीमत स्तर को निर्धारित करने वाले विभिन्न तत्व स्वतंत्र चर राशियां हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो कि एक गलत मान्यता है. फिर हमने देखा इस सिद्धांत में यह भी मान्यता की गई है कि मुद्रा में वृद्धि होती है वह सारी की सारी व्यय की जाती है तथा उस मुद्रा का कोई भी अंश संचय करके नहीं रखा जाता. मुद्रा की मात्रा घटने बढ़ने से लोगों के कुल व्यय पर प्रभाव अवश्य पड़ता है, किंतु इन दोनों मुद्रा की मात्रा तथा कुल व्यय के घटने बढ़ने में कोई सीधा या आनुपातिक संबंध नहीं है. तो हम कहेंगे देयर इज नो डायरेक्ट सिंपल एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशन इन मनी सप्लाई एंड वेरिएशन इन द लेवल ऑफ टोटल स्पेंडिंग. फिर हमने देखा इस सिद्धांत में टोटल डिपॉजिट्स को ज़्यादा महत्व दिया गया. फिर वी कैन सी इट नेग्लेक्ट्स अदर फैक्टर्स जो पैसिव फैक्टर्स हैं या अदर रिलेटेड फैक्टर्स हैं. नेग्लेक्ट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इफेक्ट, यहाँ पर बचत और निवेश अवधारणा को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा गया. अगर हम कैम्ब्रिज इक्वेशन की बात करें तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो फिशर ने दिया, उसके बाद यहाँ पर सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू को ध्यान में रखा गया, लेकिन उस स्टोर ऑफ वैल्यू को आपने स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी को ध्यान में रखा गया, लेकिन उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है इस पर कोई जोर नहीं दिया गया. और जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग पर जोर नहीं दिया गया तो हमने इंटरेस्ट रेट को भी नेग्लेक्ट किया है इस अवधारणा में कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज नॉट यूनिटी, इसको इकाई के बराबर माना है. मुद्रा की मांग की जो लोच है उसे इकाई के बराबर माना है, जो कि वास्तविकता में नहीं है. और एक और जो पॉइंट है कि इट नेग्लेक्ट्स द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी. मुद्रा की मांग के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. ट्रांजैक्शन मोटिव होता है, फिर प्रिकॉशनरी मोटिव होता है, तीसरा स्पेकुलेटिव मोटिव होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हम मुद्रा की मांग करते हैं. वह इस अवधारणा में नहीं था जो लेटर ऑन कीन्स ने अपने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में एक्सप्लेन किया है. इन सब लिमिटेशंस के बाद हम फिशर और कैम्ब्रिज इक्वेशंस में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं, उनका अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो आप प्लीज़ मेक योर नोट्स एंड स्टार्ट लर्निंग ऑल द इक्वेशंस and start preparing your proper notes. Thank you so much for listening to this video.